सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे एकांकी रीढ़ की हड्डी, जो कि लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो देखिए, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। तो देखिए, पहले से क्या था, ये एक रूढ़िवादी जो मानसिकता थी लोगों की, कि जो स्त्री है उसे शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, ऐसी उस समय रूढ़िवादी मानसिकता थी। और अधिक पढ़ी लिखी जो स्त्रियां होती थी उन्हें समाज में उतनी इज्जत नहीं मिल पाती थी। हालांकि आज जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी बदल चुकी हैं, लेकिन ये जिसमें लिखा गया है एकांकी, उस समय की ये रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाया गया है। और साथ ही ये दिखाया गया है कि अगर स्त्री शिक्षित होती है तो उसके भीतर एक आत्मविश्वास और साहस क्या होता है, जागृत हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एकांकी रीढ़ की हड्डी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो मंच है वो किस तरह से बना हुआ है एकांकी का। तो देखिए, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, देखिए अंदर से एक महाशय आ रहे हैं, उनकी पीठ नजर आ रही है, वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ उम्र यानी थोड़ा उनकी उम्र ज़्यादा है। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तो तख्ता वो लेकर आ रहे हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो ये कौन है? बाबू और इनके जो नौकर हैं। अब देखिए, यहाँ से उनकी क्या है, बातचीत शुरू होती है। तो जो बाबू हैं वो क्या कहते हैं, जो मालिक हैं इस घर के, वो कहते हैं, अबे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। तो ऐसा कहते हैं। तो नौकर क्या कहता है, बिछा दो साहब। तो बाबू फिर कहते हैं, जरा तेज आवाज में कहते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? तो इस तरह वो नौकर से कहते हैं। तो नौकर कहता है, ही, यानी नौकर हंसता है और तख्त को बिछा देता है। अब जो बाबू हैं पुनः कहते हैं, जो मालिक हैं, हंसता क्यों है? अबे हमने तो जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। कलशों यानी कि जो कलश होते हैं, बड़े मटके जो होते हैं। तो कहते हैं कि कलशों से, जो कलश होते हैं उससे मैं नहाता था अपनी जवानी में, लोटों की तरह, यानी कि वो कलश की तुलना करते हैं लोटे से, यानी वो इतने ताकतवर थे अपने समय में, ऐसा वो कहते हैं। यह तख्त क्या चीज़ है और मेरे सामने तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर यूँ, हाँ बस, और सुन, बहू जी से दरी मांगला। बहू जी यानी जो मालकिन है वहाँ की, उनसे दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। तो क्या करते हैं, झाड़न लेते हैं, उससे गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। तो घर की जो मालकिन है उनका नाम क्या है, प्रेमा। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर लग रहा है कि कोई मेहमान आने वाला है, और उनके जो चेहरे हैं और आवाज़ है उससे भी यह जाहिर होता है कि वे बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बिजी हैं इस समय। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब जिनका नाम है राम स्वरूप, और उनकी जो पत्नी है घर की मालकिन, उनका नाम है प्रेमा, दोनों तरफ देखने लगते हैं। तो जो प्रेमा है मालकिन, वो कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। तो रामस्वरूप कहते हैं, धोती? तो प्रेमा कहती है, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। तो रामस्वरूप कहते हैं, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? तो प्रेमा जवाब देती है, यही तो कह रहा था रतन। अब देखिए नौकर का नाम क्या है, रतन। तो रामस्वरूप कहते हैं, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। तो इस तरह कौन कहते हैं, रामस्वरूप अपने नौकर को डांटते हैं।
तो प्रेमा कहती है अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी की बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? तो प्रेमा कहती है दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। तो रामस्वरूप कहता है, रामस्वरूप जी कहते हैं जो मालिक हैं, दरी उठाते हैं वो और कहते हैं और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी ला। तो इसके बाद क्या होता है देखिए, रतन जाता है, जो नौकर है वो चला जाता है। पति पत्नी रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा तख्त पर दरी बिछाते हैं। तो प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी पड़ी है वहां पर। रामस्वरूप थोड़ा चौंकते हैं, कहते हैं मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्जी की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी में सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो प्रेमा कहती है तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो मैं हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल नहीं आते। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। यानी कि वो कहती, जो उनकी पत्नी है रामस्वरूप की, प्रेमा जिनका नाम है, तो देखिए वे कम पढ़ी लिखी हुई हैं अपने ज़माने में, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है जो उनकी बेटी है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है। और प्रेमा इसीलिए रामस्वरूप से कहती है कि तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है जो वो मुंह फुलाकर बैठी है। तो रामस्वरूप कहते हैं ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा कहती है क्यों? रामस्वरूप कहते हैं दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बना हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा दो तो रुकने का नाम ही नहीं। तो ऐसा कहकर वो व्यंग्य कसते हैं प्रेमा पर। तो प्रेमा कहती हैं हटो जी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। ठिठोली यानी मजाक। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा की राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने की। तो रामस्वरूप कहते हैं तो क्या हुआ? तो प्रेमा कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। तो रामस्वरूप कहते हैं न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार ही चलता है। तो कहती हैं आजकल जो लड़कियां हैं उनके कारण ही तो जो पाउडर यानी कि पाउडर का ही कारोबार चलता है, यानी कि वे खरीदती हैं। तो प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो रामस्वरूप कहते हैं बात काटते हैं प्रेमा अपनी पत्नी की, कहते हैं चुप चुप दरवाजे से झाँकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जवान पर काबू नहीं। कल ही तो बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। तो प्रेमा कहती है अच्छा बाबा मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो रामस्वरूप कहते हैं तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। तो वो क्या करते हैं फिर चद्दर बिछाते हैं। तो प्रेमा कहती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। तो रामस्वरूप कहते हैं क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर भी कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ पर काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरे के मारे। तो यानी रामस्वरूप ने देखिए मक्खन लाना भूल गए और दुकान भी दूर है, तो उसके लिए वे थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं। तो प्रेमा कहती है यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है,
बाजा सितार भी आई गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन क्या करेगा, मक्खन ले आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर कौन आ रहा है, बाबू गोपाल प्रसाद आ रहे हैं और उनका एक लड़का आ रहा है, यानी कि वो जो इनकी लड़की है रामस्वरूप की, जिसका नाम है उमा। क्या नाम है, उमा। तो इसे देखने वे लोग आ रहे हैं, तो इसके लिए वे सुबह से ही तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं रामस्वरूप कि जो बाबू गोपाल प्रसाद है वो आ रहे हैं और उनका लड़का। देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर, यानी कि पुराने ख्याल। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो रामस्वरूप कहते हैं कि उन्हें उनकी रूढ़िवादिता पर बहुत गुस्सा आता है, ये बाबू गोपाल प्रसाद की, क्योंकि वे हैं तो वकील। बाबू गोपाल प्रसाद क्या हैं, वकील हैं, लेकिन वो कैसी बहू चाहते हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा और लड़का। तो रामस्वरूप कहते हैं बताया तो था तुम्हें, बाप शेर तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता था है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। तो रतन कहता है, जो अब दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। तो रामस्वरूप कहते हैं क्या है, तो रतन कहता है कोई आते हैं। तो शायद अब कौन, लड़के वाले आ चुके हैं। तो उसके बाद जो रामस्वरूप हैं दरवाजे के बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए कहते हैं, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। फिर वे नौकर पर नज़र पड़ते ही कहते हैं, अरे तू यहाँ खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया, अबे उधर से नहीं अंदर के दरवाजे से जा। तो देखिए ऐसा कहने पर जो नौकर है वो अंदर के दरवाजे से चला जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा थोड़ा गा देगी। तो इसके बाद क्या होता है, जब वो प्रेमा अपनी पत्नी से कहते हैं तो प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। तो प्रेमा कहती है यह बाजा यह नीचे ही रख दिया कमबख्त। तो रामस्वरूप कहते हैं तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ। तो इसके बाद देखिए विद्यार्थी, प्रेमा चली जाती है अंदर को उमा को लेने, और बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। और इसके बाद जो किवाड़ होते हैं, दरवाजे के जो किवाड़ होते हैं, उन पर क्या होती है, दस्तक होती है। तो रामस्वरूप हाँ 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 आइए आइए, हाँ हाँ हाँ। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखिए दृश्य में अब किसका आगमन होता है, बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का। आंखों से लोक चतुराई टपकती है, काफ़ी चतुर हैं, वकील ही हैं। आवाज़ से मालूम होता है काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने और नौजवानों में से है, आवाज़ पतली है और खिसखिसाहट भरी, झुकी कमर इसकी खासियत है। तो ये जो शंकर है उतना ज़्यादा आत्मविश्वासी नहीं है जितना उसके पिताजी हैं, और थोड़ा सा उसकी कमर झुकी हुई है। तो रामस्वरूप कहते हैं, अपने दोनों हाथ मलते हैं जो रामस्वरूप हैं, हाँ हाँ इधर तशरीफ़ लाइए इधर। तो बाबू गोपाल प्रसाद बैठ जाते हैं, मगर बेंत गिर पड़ती है, जो उनके हाथ में बेंत थी वो गिर जाती है। तो रामस्वरूप यह बेंत लाइए मुझे दे दीजिए, कोने में रख देते हैं। तो सब बैठते हैं। हाँ हाँ मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, तो ऐसा कौन कहता है, रामस्वरूप पूछते हैं गोपाल प्रसाद से। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, खखा कर कहते हैं, यानी कि खांसी करके हल्की सी, नहीं तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो रामस्वरूप कहते हैं हाँ 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 यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं साहब, जैसे मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। तो रामस्वरूप कहते हैं हाँ हाँ यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हाँ हाँ सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, यानी उसकी ओर देखकर रामस्वरूप कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो लड़के से पूछते हैं रामस्वरूप। तो जो लड़का है जो रमा को देखने आया है, शंकर नाम है,
तो कहता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था, यानी कि कॉलेज में तो खुले ही हैं लेकिन वीकेंड यानी कि शनिवार रविवार का समय था, मैं आ गया था। तो रामस्वरूप कहते हैं आपके कोर्स खत्म होने में तो अभी साल भर रहा होगा। तो शंकर कहता है जी यही कोई 2 साल। तो रामस्वरूप कहते हैं साल 2 साल। तो शंकर कहता है हाँ हाँ जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बीच में गोपाल प्रसाद कहते हैं बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं इन लोगों को इस उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। तो रामस्वरूप कहते हैं कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हज़म करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि वो लड़का कमज़ोर है। तो देखिए यहाँ पर जो गोपाल प्रसाद हैं तो रामस्वरूप को बताते हैं अपने ज़माने की बात। तो उनका कहने का ये मतलब है कि जो उनका बेटा है शंकर वो 1 साल बीमार रहा, जिस कारण उसकी पढ़ाई क्या हुई थी, डिस्टर्ब हुई थी, कुछ समय के लिए छूट गई थी। तो वो कहते हैं कि आजकल के बच्चे क्या हैं जल्दी से बीमारी उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन हमारे ज़माने में क्या है काफ़ी हम खेलकूद में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते थे और कम बीमार पड़ते थे। तो ये उनका मतलब था। तो इसके बाद रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ। तो गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में कहते हैं और पढ़ाई का यह हाल है था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब मैं सच कहता हूँ उस ज़माने में मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए का मुकाबला नहीं कर सकते। तो गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बात की तुलना आज के ज़माने से करते हैं और कहते हैं कि उसमें जो मैट्रिक पास यानी जो 10वीं पास बच्चा होता था तो वो इतनी अच्छी इंग्लिश लिखता था कि आजकल एमए पास भी उतना अच्छा नहीं लिख सकता, ऐसा वो तुलना करते हैं। तो देखिए रामस्वरूप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, कहते हैं जी हाँ यह तो है ही। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं वकील साहब माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। तो रामस्वरूप फिर हाँ मिलाते हैं, कहते हैं जी हाँ वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हाँ। तो शंकर भी साथ ही क्या करता है ही करता है। तो फिर गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हैं। अब देखिए अब गोपाल प्रसाद जो मुख्य जो उनका विषय है उस पर आते हैं। तो कहते हैं अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर जो मामला है वो देखने आए हैं यहाँ पर कन्या को अपने लड़के के लिए, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने कह दिया बिजनेस की बातचीत, तो देखिए यहाँ पर अब माथा ठनकना लाजमी है किसका, रामस्वरूप का, क्योंकि देखिए बात होनी चाहिए विवाह की लेकिन वो कह रहे हैं बिजनेस, तो क्या बातचीत है। तो रामस्वरूप चौंकते हैं, कहते हैं बिजनेस, बिज यानी बिजनेस, अच्छा लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, क्यों इतनी तकल्लुफ़ करते हैं, परेशानी करते हैं अपने को। तो रामस्वरूप कहते हैं हाँ तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ, माफ़ कीजिएगा ज़रा अभी हाजिर हुआ। तो इसके बाद वे अंदर चले जाते हैं। तो गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में कहते हैं अपने बेटे से आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती है, पता चले लड़की कैसी है। तो शंकर कहता है जी। तो देखिए बाप बेटे में यहाँ पर हल्की आवाज़ में बातें हो रही हैं, पूरा सर्वेक्षण कर रहे हैं वे घर का। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं क्यों क्या हुआ। तो शंकर कहता है कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखिए देखकर लगता है कि जो शंकर है उसे कुछ परेशानी है अपने कमर से, क्योंकि वो सीधी करके नहीं बैठ सकता, वो झुकी कमर में बैठा है। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिर आप माने नहीं। तो रामस्वरूप
चाय प्याले में डालते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, आपकी विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, यानी कि विलायती विदेश की? तो गोपाल प्रसाद जवाब देते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? तो रामस्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। इसके बाद शंकर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो करे, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं, वह क्या? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। तो रामस्वरूप और शंकर दोनों हंस पड़ते हैं। तो मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसे आमदनी बढ़ती है। तो रामस्वरूप कहते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं, कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तो रामस्वरूप कहते हैं शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर कहते हैं, किस मामले में? तो रामस्वरूप कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो इसी बीच गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं, देखिए यहाँ पर आप ये देखिए कि रामस्वरूप पूछ शंकर से रहे हैं, लड़के से, लेकिन बीच में बोल कौन रहा है? गोपाल प्रसाद। यानी कि शंकर से ज़्यादा जो बातचीत है वो कौन कर रहा है? उसके पिताजी गोपाल प्रसाद। यानी कि शंकर के अंदर आत्मविश्वास की कमी है और उसे पूरा कर रहे हैं गोपाल प्रसाद। तो बीच में ही बोल पड़ते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप माने भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। तो रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, देखना क्या, जब आप से इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। तो रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायचा यानी कि जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। तो रामस्वरूप कहते हैं, जी जायचे यानी कि जन्म पत्र का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, यानी कि जो भगवान है उनके मंदिर में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो विद्यार्थियों पर जन्म पत्री मिलने की बात हो रही है, क्योंकि विवाह के समय मिलाया जाता है वर वधू की जन्म पत्री। तो वो कह रहे हैं कि बस ठाकुर साहब के चरणों में रख दीजिए, बस खुद ब खुद मिला समझिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। फिर थोड़ा रुकते हैं, फिर कहते हैं, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? तो रामस्वरूप चौंकते हैं, कहते हैं, क्या? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं। कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर? तो शंकर कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो गोपाल प्रसाद हैं, हालांकि वे वकील हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा, उनका सोसाइटी में उठना बैठना भी पढ़े लिखे लोगों के साथ ही है, लेकिन देखिए वे यहाँ पर थोड़ा सा उनकी जो सोच है वो रूढ़िवादी सोच है। वे खुद तो पढ़े लिखे हैं, उनका बेटा भी पढ़ा लिखा है, लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी जो बहू हो वो मैट्रिक पास होनी चाहिए कम से कम, उससे ज़्यादा पढ़ी न होनी चाहिए। और साथ ही जो शंकर है वो भी उनसे सहमत है। तो शंकर कहता है कि नौकरी तो करानी नहीं है। तो रामस्वरूप कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, शंकर के पिताजी, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया तब उनकी बहू में भी ग्रेजुएट लाइए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है पढ़ना और काबिल होना, मगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी। तब तो हो चुकी गृहस्थी।
जनाब मोर के पंख होते हैं, मोरने के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। तो देखिए इस तरह जो गोपाल प्रसाद जी हैं वकील साहब, वो यहाँ पर स्त्री और पुरुष में तुलना कर रहे हैं और पुरुष को श्रेष्ठ बता रहे हैं स्त्री से। देखिए तुलना कर रहे हैं, वैसे सब समान है, लेकिन ये उनकी क्या है, रूढ़िवादी सोच। तो रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। तो देखिए वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं रामस्वरूप। तो यहाँ पर शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं हाँ हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब यह कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीज़ है। तो रामस्वरूप कहते हैं शंकर से चाय और लीजिए। तो शंकर कहता है धन्यवाद, पी चुका। तो रामस्वरूप कहते हैं गोपाल प्रसाद से आप, उन्हें भी वो चाय पीने के लिए कहते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बस साहब अब तो ख़त्म कीजिए। तो रामस्वरूप कहते हैं आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वगैरह वोस्ट मैं खाता भी नहीं। तो रामस्वरूप कहते हैं हाँ हाँ। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से कहते हैं अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं जी नहीं। और देखिए यहीं पर क्या होता है, अब लड़की देखने आए हैं उमा को गोपाल प्रसाद। तो पान की तस्तरी, पान की प्लेट जिसमें पान रखे हुए हैं, हाथों में लिए उमा आती है। सादगी के कपड़े यानी बहुत सादे कपड़े पहने, गर्दन झुकी है। गोपाल प्रसाद आंख गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। तो विद्यार्थियों ये आपके वीडियो का पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, और अगले इसके वीडियो में आप इसके आगे की जो कहानी है वो पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों क्या उमा को जैसा कि उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी है और गोपाल प्रसाद कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, तो क्या वे शंकर से उसकी शादी करवाएंगे, और आगे इस कहानी में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।